हाय एवरीवन, विश यू ग्रोइंग वेल एंड वेलकम टू सुपर एकेडमी। संसद वाला चैप्टर चल रहा था हमारा, जिसमें हमने कई सारे चैप्टर लेक्चर्स में उसको कवर किया है। ठीक है, बजट पढ़ाया था मैंने आपको। बजट में कई सारी टर्म्स ऐसी हैं जो इम्पॉर्टेंट हैं। ठीक है, बजट मैंने सीक्वेंस में पढ़ाया है, बजट कैसे पारित होता है, उसके कौन कौन से चरण होते हैं। ठीक है, मैंने बजट पढ़ाया आपको जिसमें मैंने आर्टिकल 115 तक कंप्लीट करा दिया था, यानी 112 में बजट दिया गया है, 115 तक मैंने आपको कंप्लीट करा दिया था। लेकिन बजट में कुछ ऐसे टर्म्स हैं जो आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं, उस वाले टर्म्स को इस वाले लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, ध्यान से समझना है। 112 तक मैंने आपको कंप्लीट कराया था। आर्टिकल 112 में बजट दिया गया है। बजट मैंने आपको बताया था, बजट का यूज़ संविधान में नहीं किया गया है, बजट शब्द का यूज़ नहीं किया गया है। वार्षिक वित्तीय विवरण कहा गया है किसको? बजट को। वार्षिक वित्तीय विवरण, और वार्षिक वित्तीय विवरण क्या होता है? आय व्यय का ब्यौरा होता है कि सरकार की अनुमानित, यानी अनुमानित व्यय और आय क्या होगी। अनुमानित का मतलब होता है आने वाले वर्ष, जिस वर्ष उसको बजट को प्रस्तुत किया गया है, फेब में प्रस्तुत किया जाता है, तो उस वर्ष उसकी क्या आय और व्यय रहेगी, इसका अनुमान किस में किया जाता है? बजट में किया जाता है। ठीक है, तो बजट क्या है? वार्षिक चालू वर्ष की अनुमानित आय और व्यय का अनुमान। ठीक है, किसमें? आर्टिकल 12 में दिया गया है बजट। मैंने आपको बताया बजट शब्द का यूज़ नहीं किया गया है, वार्षिक वित्तीय विवरण का यूज़ किया गया है। इसके बाद आर्टिकल 113 में प्राक्कलन दिया गया है। आर्टिकल 113 में प्राक्कलन दिया गया है, जो बजट आपने प्रस्तुत किया है उसका आकलन किया जाता है। ठीक है, कौन सा अनुदान ठीक है, कौन सी मांग ठीक है, कौन सी नहीं है, किस में कटौती करनी चाहिए, किस में कटौती नहीं करनी चाहिए। तो आर्टिकल 13 क्या प्रस्तुत करता है? प्राक्कलन। ठीक है, प्राक्कलन, प्राक्कलन की प्रक्रिया। प्राक्कलन मैंने बताया था आकलन करना, बजट का आकलन करना। ठीक है, बजट का आकलन, कौन सा अनुदान ठीक है, कौन सा नहीं है, किस में कटौती करनी है, किस में नहीं। फिर इसके बाद 114 में विनियोग विधेयक दिया गया है। विनियोग विधेयक मैंने आपको बताया था, पहले देखना है ध्यान में। विनियोग विधेयक, विनियोग विधेयक, विनियोग विधेयक का मतलब होता है आपने बजट प्रस्तुत किया, उसमें अनुदान की मांग की, फिर जो संसद है उस अनुदान की मांगों पर प्राक्कलन करेगी, आकलन करेगी ठीक है या नहीं। फिर उसके बाद उसमें जो कटौती करनी होगी, ठीक है, या उसमें कुछ कम बढ़ती करनी होगी, वो उसके करने के बाद फिर क्या होगा? विनियोग विधेयक पारित किया जाएगा संसद में। विनियोग विधेयक का मतलब होता है पैसे निकालने से संबंधित जो विधेयक प्रस्तुत किया जाता है उसे विनियोग विधेयक कहते हैं। आर्टिकल 114 कहता है जब तक विनियोग विधेयक पारित नहीं होगा तब तक आप पैसा नहीं निकाल सकते। ठीक है, यानी संसद को तब तक बजट के लिए पैसा नहीं मिलेगा जब तक कि विनियोग विधेयक पारित नहीं हो जाता। तो तीन अब चीज़ें आपको समझ में आए। आर्टिकल 12 में बजट है, 13 में प्राक्कलन है, 14 में विनियोग विधेयक दिया गया है। इसके बाद आज का लेक्चर शुरू करेंगे आर्टिकल 15 से। मैंने आपको बताया था आर्टिकल 15, लेकिन इसमें और क्लियरिटी के साथ समझेंगे। आर्टिकल 15 में अतिरिक्त अनुदान और अनुपूरक अनुदान दिया गया है। कौन कौन से अनुदान दिए गए हैं ये पीछे पूछे गए हैं। मैच द फॉलोइंग में आपसे पूछे जा सकते हैं, अनुदान दे देगा। ठीक है, विभिन्न प्रकार के अनुदान होते हैं, फिर उनमें कौन कौन सी चीज़ें शामिल होती हैं, कौन कौन सी मदें शामिल होती हैं, किस तरह के अनुदानों की मांग कब की जाती है, वो आपको मैच करनी होती है। ठीक है, या अकेला भी एक अनुदान दे देंगे किससे संबंधित है। ठीक है, पहले आपको ध्यान रखना है 115 में अनुपूरक अनुदान, अनुपूरक अनुदान और अतिरिक्त अनुदान दिया गया है। अनुपूरक अनुदान और अतिरिक्त अनुदान दिया गया है। ठीक है, अनुपूरक अनुदान और अतिरिक्त अनुदान। अब आपको ध्यान रखना है कि पहला यानी अनुपूरक अनुदान का मतलब क्या होता है। कुछ बुक्स में सिमिलर कहा है, सिमिलर ही होते हैं, इनमें बहुत थोड़ा सा फर्क होता है। कुछ बुक्स में एक साथ लिखा हुआ है, कुछ बुक्स में अलग अलग भी लिखा हुआ है, तो परेशान नहीं होना है, समझना है। ठीक है, अनुपूरक अनुदान, बहुत माइनर सा डिफरेंस है दोनों में। अनुपूरक अनुदान का मतलब होता है आपने बजट प्रस्तुत किया। ठीक है, आपने बजट प्रस्तुत किया, उसमें विभिन्न प्रकार की अनुदान की मांग आपने की, लेकिन कई बार ऐसा हो जाता है किसी कारणवश, ठीक है, महंगाई बढ़ गई या कोई ऐसी नई सेवा आ गई है ना, तो जिसकी वजह से बजट का पैसा कम पड़ जाता है। मान लिया आपने 1000 करोड़ किसी चीज़ के लिए, आपने किसी भी योजना के लिए रखे, उस योजना में वो कम पड़ गए या किसी चीज़ में वो कम पड़ गए, किसी विशेष सेवा के लिए वो पैसे कम पड़ गए। अनुपूरक का मतलब है जितना आपने अनुदान मांगा वो कम रह गया, किसी सेवा के लिए वो कम रह गया, तो क्या हो जाएगा, वो उसके लिए जब आप दोबारा पैसे मांगेंगे बजट के तहत तो क्या आएगा, उसको क्या कहेंगे, अनुपूरक अनुदान। अनुपूरक अनुदान ध्यान से समझिए, आपने
ठीक है, किसी सेवा के लिए, किसी कार्यक्रम के लिए, किसी प्रोजेक्ट के लिए पैसे मांगे। ठीक, बजट में आपने प्रस्तुत किया कि ये प्रोजेक्ट 1000 करोड़ में बनकर तैयार हो जाएगा, उसमें 15,000 करोड़ लग गए, ठीक है, सॉरी 1500 करोड़ लग गए, ठीक है, तो वो बाकी के 500 करोड़ जो आप मांगेंगे, ठीक है, किसके तहत मांगेंगे? अनुपूरक अनुदान के तहत, अनुपूरक अनुदान के तहत। ठीक है, आपने बजट में पैसा मांगा, वो कम पड़ गया किसी प्रोजेक्ट के लिए, तो अतिरिक्त पैसा मांगा जाएगा, वो अनुपूरक अनुदान के लिए मांगा जाएगा। हम कह सकते हैं इसको, यदि दिया गया बजट कम पड़ जाए या दिया गया जो अनुदान है वो कम पड़ जाए, ठीक है, दिया गया अनुदान जब चालू वित्तीय वर्ष के लिए, मतलब जिस वर्ष के लिए आपने मांगा है, जिस प्रोजेक्ट में आपने मांगा है, उस बजट में कम पड़ जाता है, तो उसके लिए मांगे गए पैसे क्या कहलाए जाएंगे? अनुपूरक अनुदान। इसके बाद आता है अतिरिक्त अनुदान। अतिरिक्त अनुदान का मतलब होता है कि किसी सेवा, मान लीजिए कोई प्रोजेक्ट आपने शुरू किया, हम पहला ही एग्जांपल लेते हैं, प्रोजेक्ट आपने शुरू किया, ठीक है, उसमें कोई ऐसी सेवा है जिसका वर्णन आपने बजट में नहीं किया, ठीक है, बजट में ऐसी सेवा की आवश्यकता पड़ गई जिसका बजट में उल्लेख नहीं है, ठीक है, उसके लिए पैसे मांगे जाएंगे, तो क्या कहलाएगा? अतिरिक्त अनुदान। यानी अतिरिक्त सेवा के लिए अनुदान मांगा है जिसका आपने वर्णन बजट में नहीं किया था, वो अतिरिक्त सेवा के लिए आपको ज़रूरत है और आपने अनुदान मांगा है, उसको क्या बोलेंगे? अतिरिक्त अनुदान। अनुपूरक का मतलब है जो आपने किसी प्रोजेक्ट के लिए पैसे मांगे, वो कम पड़ गए और पैसे चाहिए, अनुदान। क्या, कौन सा? अनुपूरक अनुदान। लेकिन अतिरिक्त अनुदान का मतलब यह है जिस सेवा का वर्णन बजट में नहीं किया गया, ठीक है, वो अतिरिक्त है, अलग है, और वो उसके लिए पैसे मांगे जाएंगे, तो क्या कहलाया जाएगा? अतिरिक्त अनुदान। समझ में आया? अतिरिक्त अनुदान, जिस सेवा का वर्णन बजट में नहीं था उसके लिए पैसे मांगे जाएंगे, तो क्या कहलाया जाएगा? अतिरिक्त अनुदान। समझ आया? किसमें दिया गया है? आर्टिकल 115 में। अतिरिक्त अनुदान और अनुपूरक अनुदान दोनों में बस इतना ही डिफरेंस है कि उसका वर्णन बजट में होता है, अनुपूरक का वर्णन बजट में होता है लेकिन उसके लिए पैसे कम पड़ गए। अतिरिक्त का मतलब होता है उसका वर्णन बजट में नहीं है, वो विशेष अलग से सेवा की ज़रूरत पड़ी है, तो उसके लिए पैसे मांगे जाएंगे, तो अतिरिक्त अनुदान। इसके बाद आता है नेक्स्ट आर्टिकल 116। आर्टिकल 116 में लेखा अनुदान बहुत ज़्यादा पूछा गया है पीछे। लेखा अनुदान किसे कहते हैं? लेखा अनुदान, इसको बोलते हैं वोट ऑन अकाउंट। वोट ऑन अकाउंट, वोट ऑन अकाउंट। वोट ऑन अकाउंट का मतलब होता है, आपको मैंने बताया था बजट प्रस्तुत किया जाता है फेब में, ठीक है, फरवरी में बजट प्रस्तुत किया, ठीक है, मान लीजिए 1 फरवरी को, फरवरी के पहले सप्ताह में बजट प्रस्तुत किया जाता है, ठीक है। अब वो 1 फरवरी हो, 2 जिसका राष्ट्रपति निर्धारण करेंगे जिस तिथि का, उस टाइम पर बजट प्रस्तुत किया जाता है, फेब में प्रस्तुत किया जाता है, ठीक है। फिर इसके बाद बजट को पारित होने के लिए मैंने आपको 6 चरण बताए थे, ठीक है। 6 चरण, पहले बजट प्रस्तुत किया जाएगा, फिर आम बहस होगी, फिर उसके बाद समितियां उस पर जांच करेंगी, फिर मतदान होगा, फिर प्राक्कलन किया जाएगा, फिर लेखा विनियोग विधेयक पारित होगा, फिर उसके साथ वित्त विधेयक पारित होगा, उसके बाद जाके बजट के लिए पैसा आपको मिलता है। तो इसके लिए एक बड़ा लंबा प्रोसेस है, ठीक है। तो सरकार को चलाने के लिए, सरकार को शासन चलाने के लिए पैसे की आवश्यकता होती है। मान लीजिए बजट प्रस्तुत किया फेब में और अप्रैल में कहीं जाकर बजट पारित हुआ, ठीक है, अप्रैल में कहीं जाकर बजट पारित हुआ, फरवरी, मार्च और अप्रैल, दो मंथ मिले यहाँ पर गवर्नमेंट को जिसमें उसके पास पैसा नहीं है, ठीक है। अब इन 2 महीनों का शासन चलाने के लिए, क्योंकि खर्चे तो उतने ही हैं, व्यय तो उतने ही हैं, करने पड़ेंगे, तो इसीलिए सरकार लेखा अनुदान के तहत संसद से पैसे मांगती है कि जब तक हमारा बजट पारित नहीं होता है तब तक के लिए हमें पैसे चाहिए, क्योंकि फरवरी में बजट प्रस्तुत किया जाता है, अप्रैल तक बजट को पारित होने में लग जाता है, लंबा प्रोसेस है। तो इस महीने का, इन 2-3 महीनों का खर्चा चलाने के लिए सरकार को पैसे चाहिए होते हैं। तो वो पैसे किस अनुदान के तहत निकलते हैं या किस विधेयक के तहत निकलते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं? लेखा अनुदान, वोट ऑन अकाउंट। समझ में आया? ठीक है। इसके लिए आपको एक इम्पॉर्टेंट बात ध्यान रखनी है, इसके लिए विनियोग विधेयक, जो आर्टिकल 114 में आपको मैंने बताया था कि बिना विनियोग विधेयक के संचित निधि से पैसे नहीं निकाले जा सकते। एक एक्सेप्शन क्या है? लेखा अनुदान में विनियोग विधेयक पारित करने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि विनियोग विधेयक में फिर दोबारा इतना ही लंबा प्रोसेस लग जाएगा, ठीक। सरकार के पास इतना टाइम नहीं है कि वो इतना टाइम इंतज़ार करे पैसे के लिए। तो इसीलिए जो लेखा अनुदान है वो बिना विनियोग विधेयक के पैसा निकाला जा सकता है, ठीक है। तो ये होता है लेखा अनुदान। बजट प्रस्तुत करने से पारित होने तक
जो प्रोसेस है 2-3 महीने का, उसमें सरकार को शासन चलाने के लिए पैसा जो चाहिए वो लेखा अनुदान के तहत निकाला जाता है। ठीक है, इसे बोलते हैं लेखा अनुदान। इसके अंदर विनियोग विधेयक को पारित करने की आवश्यकता नहीं होती। ये किस में दिया गया है? इसका वर्णन आर्टिकल 116 में दिया गया है। समझ में आया लेखा अनुदान? इसको इंग्लिश में वोट ऑन अकाउंट कहते हैं। फिर इसके बाद 2-3 टर्म्स और हैं, जैसे प्रत्यानुदान। प्रत्यानुदान का मतलब होता है कई बार देश में ऐसी आकस्मिक स्थिति पैदा हो जाती है, जैसे कि कोई डिजास्टर, आपदा आ गई, ठीक है, और जैसे युद्ध की स्थिति हो गई, ठीक है, कोई विरोध प्रदर्शन या फिर कोई ऐसी आकस्मिक स्थिति जिसमें काफ़ी सारा पैसा चाहिए होता है, जैसे कहीं भूस्खलन आ गया या बाढ़ आ गई, ठीक है, तूफान या कोई भी ऐसा चक्रवात आ गया जिससे बहुत सारी हानि और नुकसान हो गया। तो गवर्नमेंट के पास इतना टाइम नहीं होता कि उस टाइम पर वो विनियोग विधेयक पारित करे या बहुत लंबा प्रोसेस चलाए। तो इसके लिए प्रत्यानुदान लाया जाता है कि फ़िलहाल इस टाइम पर इस पोर्शन में डिज़ास्टर है, आपदा है, या देश की स्थिति ठीक नहीं है, कि कोई भी ऐसी आकस्मिक स्थिति जिसके लिए बजट की ज़रूरत है, पैसे की ज़रूरत है, तो सरकार प्रत्यानुदान के तहत पैसे ले लेती है और उसका आकलन बाद में किया जाता है। मतलब पैसे दे दिए, फिर उसमें कितना खर्च हुआ, क्योंकि जब कोई डिज़ास्टर है तो आपको नहीं पता कि वहाँ पर कितना पैसा लग जाएगा, ठीक है, उनकी रिकवरी में कितना पैसा लग जाएगा, इसीलिए प्रत्यानुदान के तहत पैसा लिया जाता है। इसे ब्लैंक चेक भी बोलते हैं। गवर्नमेंट का संसद की तरफ से ब्लैंक चेक जो किसको मिलता है? सरकार को मिलता है। फिर इसका आकलन बाद में किया जाता है कितना पैसा किस पे खर्च हुआ। तो आपको ध्यान रखना है, प्रत्यानुदान आकस्मिक स्थिति में लाया जाएगा, कोई अनिश्चित स्थिति में लाया जाएगा, जब कोई आपदा विपदा आ जाएगी या देश में युद्ध की स्थिति होगी, जिसमें आपके लिए, क्योंकि बजट में तो ऐसा कुछ पहले से सोच कर नहीं रखा जाता कि आपदा आ जाएगी तो आपको इतने पैसे खर्च करने, तो ये अचानक स्थिति जब पैदा हो जाए तो उसके लिए अनुदान की मांग की जाती है सरकार द्वारा, तो उसे प्रत्यानुदान बोलते हैं। ठीक, समझ में आया? फिर इसके बाद अपवाद अनुदान। प्रत्यानुदान समझ में आया? आकस्मिक स्थिति के लिए जब आप अनुदान मांगेंगे, ठीक है, उसका ब्यौरा बाद में देना पड़ता है, पहले आपको पैसे मिल जाते हैं, जब आपकी सिचुएशन हैंडल हो जाती है उसके बाद आप सरकार को, संसद को उसका ब्यौरा दे सकते हैं, कितने पैसे इतने खर्च हो गए। प्रत्यानुदान समझ में आया? फिर उसके बाद अपवाद अनुदान। अपवाद अनुदान का मतलब होता है किसी विशिष्ट सेवा के लिए। बहुत सारी सेवाएं ऐसी होती हैं जिनका बजट में उल्लेख नहीं किया जाता, ठीक, नहीं किया जाता, जैसे कि रॉ है, इंटेलिजेंस ब्यूरो है, जो गुप्त संस्थाएं हैं जिनका ब्यौरा नहीं दिया जाता है किसमें? बजट में। तो उनके लिए जब अनुदान मांगे, क्योंकि खर्चा तो उनका भी चलना है, ठीक है, रॉ वालों को भी उनकी सैलरी जाएगी, बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स होते हैं जो नहीं बताए जाते, गुप्त रखे जाते हैं, तो उनके लिए जब अनुदान मांगा जाता है तो उसको अपवाद अनुदान बोलते हैं। अपवाद अनुदान समझ में आया? किसी विशिष्ट सेवा के लिए जिसका उल्लेख हमने बजट में नहीं किया, ठीक है, उसके लिए जब पैसा मांगा जाएगा उसे क्या बोलेंगे? अपवाद अनुदान। तो समझ में आया? प्रत्यानुदान आकस्मिक स्थिति में मांगा जाएगा, अपवाद अनुदान विशिष्ट सेवा के लिए मांगा जाएगा, ठीक है, गुप्त सेवा के लिए मांगा जाएगा। लेखा अनुदान, लेखा अनुदान बजट से पहले मांगा जाता है। बजट से पहले मतलब बजट पारित होने से पहले जो सरकार को खर्च चलाना है उसके लिए लेखा अनुदान मांगा जाता है, ठीक है। इसके लिए जो राशि मिली जाती है वो कम से कम 2 महीने का खर्च चलाने के लिए दी जाती है। फिर इसके बाद अनुपूरक अनुदान, मैंने आपको बताया, जब बजट में किसी सेवा के लिए, ठीक है, जिसका उल्लेख है बजट में, उसके लिए सेवा के लिए पैसे कम पड़ गए हैं तो उसके लिए पैसे मांगे जाएंगे। अनुपूरक अनुदान, अतिरिक्त अनुदान का जिसका उल्लेख जिस सेवा का उल्लेख बजट में नहीं है उसके लिए पैसे मांगे जाएंगे तो अतिरिक्त अनुदान। आई होप आपको समझ में आया होगा आर्टिकल 115 और 116। इसको PDF से समझेंगे। अनुच्छेद 115 ये मैंने आपको बता दिया था, बजट के चरण 6 चरण मैंने आपको बता दिया और अब भी आपको रिवीजन करा दिया है। फिर इसके बाद अनुच्छेद 115 अनुपूरक या अतिरिक्त अनुदान। अनुपूरक या अतिरिक्त अनुदान, विनियोग विधेयक द्वारा दिया गया धन यदि किसी कारणवश कम पड़ गया हो, ठीक है, कम पड़ गया हो तो कौन सा? अनुपूरक अनुदान। या ऐसी कोई सेवा जिसका उल्लेख बजट में नहीं किया गया हो, धन की आवश्यकता हो तो कौन सा? अतिरिक्त अनुदान। अब तो आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। इसके लिए अतिरिक्त अनुदान, तो राष्ट्रपति संसद के समक्ष अनुपूरक अनुदान की मांग रखते हैं। यहाँ पर मिस हो गया, अनुपूरक और अतिरिक्त अनुदान की मांग रखते हैं। किसी बुक में सिमिलर दिया गया है, जो उसमें डिफरेंस है मैंने आपको बता दिया, ठीक है। इसके बाद अधिक अनुदान। अधिक अनुदान, जब किसी वित्तीय वर्ष के दौरान किसी सेवा के लिए अनुदानित रकम अधिक सेवा पर खर्च हो गई हो, मतलब हमने
जिस सेवा के लिए जितने पैसे रखे थे उससे ज़्यादा पैसे लग गए हैं तो उसका मतलब हो गया अधिक अनुदान। ठीक है, उसके बाद लेखानुदान, इसको इंग्लिश में वोट ऑन अकाउंट बोलते हैं। वोट ऑन अकाउंट यह अग्रिम व्यवस्था होती है। अग्रिम व्यवस्था होती है, अभी तक बजट पारित नहीं हुआ है, उससे पहले पैसे मिल गए। ठीक है, अग्रिम व्यवस्था होती है, संचित निधि से धन निकालने के लिए विनियोग विधेयक का पारित होना आवश्यक है। ठीक, किस में कहा गया है? 114 में। परंतु यदि किसी कारणवश वित्तीय वर्ष के किसी भाग के लिए अनुमानित व्यय हेतु विनियोग विधेयक पारित करना संभव ना हो तो लोकसभा ऐसे वित्तीय वर्ष के किसी भाग के लिए अग्रिम अनुदान भारत की संचित निधि से दे सकती है। क्योंकि बजट पारित नहीं हुआ है, पैसे की आवश्यकता है, इसलिए अग्रिम अनुदान दिया जाता है, संचित निधि से दे सकती है। अतः लेखा अनुदान या अग्रिम अनुदान कहा जाता है। ठीक है, इसे लेखा अनुदान भी कहते हैं और अग्रिम अनुदान भी कहा जाता है। यह सामान्यतः पूरे वर्ष के लिए जो अनुमानित व्यय है, पूरे वर्ष के लिए जो अनुमानित व्यय है उसका छठा भाग होता है। ठीक है, छठा भाग यानी 2 माह के व्यय के बराबर होता है। ठीक है, 2 माह के व्यय के बराबर होगा, छठा भाग होगा, ये इसे क्या बोलते हैं? लेखा अनुदान। लेखा अनुदान। फिर इसके बाद है प्रत्यानुदान। जब किसी सेवा की अति विशाल होने या उसके अनिश्चित स्वरूप के कारण, बुक की लैंग्वेज ऐसी होती है, मैंने आपको इजी लैंग्वेज में समझा दिया, इसके अति निश्चित स्वरूप के कारण उसकी मांग का विवरण को वार्षिक बजट में साथ ना दिया गया हो तो ऐसी मांग के लिए लोकसभा में संचित निधि से धन अनुदानित कर सकती है, तो इसे प्रत्यानुदान कहा जाता है। आप सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे, जब कोई ऐसी आकस्मिक या अनिश्चित स्थिति पैदा हो जाती है जिसके लिए आप बजट में तो वर्णन नहीं किया जा सकता। ठीक है, कहाँ डिजास्टर आ जाएगा, कहाँ अनिश्चित स्थिति पैदा हो जाएगी। ठीक है, इसका बजट में पहले से अनुमान नहीं लगाया जा सकता, लेकिन स्थिति आ गई है तो उसके लिए अनुदान मांगा जाएगा। तो किसके तहत मांगा जाएगा? प्रत्यानुदान, यानी अनिश्चित काल की स्थिति के लिए, सॉरी आकस्मिक स्थिति के लिए या अनिश्चित स्थिति के लिए। फिर इसके बाद अपवाद अनुदान, वो मैंने उपवाद लिख दिया था, वो बना दिया था अपवाद अनुदान। अपवाद अनुदान लोकसभा किसी विशिष्ट प्रयोजन हेतु कोई ऐसा अनुदान पारित कर सकती है जो किसी वित्तीय वर्ष की चालू सेवा का भाग नहीं है, अर्थात जो बजट में शामिल नहीं है। सेम लिखा हुआ है। अपवाद अनुदान का मतलब है, देखिए, जिसका वर्णन बजट में नहीं किया गया है, अलग से है। ठीक है, गुप्त रखी जाती हैं बहुत सारी सेवाएं जिनका वर्णन नहीं किया जाता बजट में, तो उसके लिए अनुदान की आवश्यकता होगी, तो कहलाया जाएगा अपवाद अनुदान। ठीक है, हमने क्या क्या पढ़ा? अनुपूरक अनुदान, अतिरिक्त अनुदान, लेखा अनुदान, अपवाद अनुदान, प्रत्यानुदान, ये सब इंपॉर्टेंट है। आपसे मैच द फॉलोइंग में भी पूछे जा सकते हैं और आपसे अलग अलग भी पूछे जाते हैं। लेखा अनुदान तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है और करंट में भी रहता है। ठीक है, चर्चा में भी रहता है, तो आपको इसके नोट्स बनाने हैं, अच्छे से समझना है। ठीक है, इसके साथ जो बजट से रिलेटेड टर्म्स थे वो कंप्लीट हो गए। इसके बाद हमारा बजट कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब अगले चैप्टर में हम वित्त विधेयक पढ़ेंगे जो आर्टिकल 117 में दिया गया है। नोट ज़रूर बनाने हैं। थैंक यू सो मच।